एवरीवन, सरल एकेडमी में आपका स्वागत है बेटा। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं और आप सबकी स्टडीज भी बहुत अच्छी चल रही है। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी का एक नया चैप्टर। सेकंड चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, फर्स्ट हम पहले ही कवर कर चुके हैं। तो पहला लेक्चर जो था हमारा, मतलब फर्स्ट चैप्टर जो हमारा था वो था पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। बहुत अच्छे से डिटेल में मैंने आपको पढ़ाया। सेकेंड चैप्टर रिसेंटली हमने खत्म किया है, जिसमें हमने समझा था मानव क्या बोलते से रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक है, दूसरा चैप्टर भी हमने खत्म कर दिया। अब जो अगला चैप्टर है हमारा वो है क्या, जनन स्वास्थ्य। हेडिंग डली हुई है आपके सामने, क्या है बेटा, जनन स्वास्थ्य यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो चैप्टर नंबर 1 पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, चैप्टर नंबर 2 मानव जनन और चैप्टर नंबर 3 जनन स्वास्थ्य। इन तीनों चैप्टर्स को मिला के कुछ बोर्ड में एक यूनिट है और कुछ बोर्ड में चैप्टर सिस्टम ही चलता है। और मार्किंग है बेटा इसकी 16 नंबर। 16 नंबर का मतलब ये होता है कि इसमें 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, 4 मार्क्स के सभी नंबर टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, हम पूरी तरह एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं और कोशिश यही रहती है कि इजी लैंग्वेज में आपको समझाएं। जनन स्वास्थ्य जो चैप्टर है हमारा, वो इन दोनों चैप्टर्स के बाद जो सेकंड चैप्टर है उसका निचोड़ है बेटा। निचोड़ से मतलब ये, जैसा कि आप सब जानते हैं कि दूसरा चैप्टर था हमारा मानव जनन यानी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में हमने सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में समझा, चाहे वो महिलाओं के हों चाहे पुरुषों के हों। कैसे अंडाणु जनन होता है, कैसे शुक्राणु जनन होता है, कैसे द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होता है, फिर कैसे क्या बोलते से प्रेगनेंसी होगी, बच्चे का जन्म होगा, प्रसव होगा, आर्तव चक्र आएंगे, सब कुछ हमने समझा है। अब उसी से रिलेटेड कुछ स्वास्थ्य समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं और अगर जागरूकता रही, अगर लोगों को सही समय पे सही जानकारी दे दी गई तो वे इन प्रॉब्लम से बच सकते हैं, उन्हें इस टाइप की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता। और यही सब हमें जानना है जनन स्वास्थ्य चैप्टर में। ठीक है, शुरुआत में आप लोगों को ये चैप्टर बड़ा सा ऐवे सा लगेगा, मतलब आपको लगेगा कि क्या ही पढ़ रहे हैं हम, मैडम बड़ा बोर मार रहा है, मैम क्या पढ़ा रहे हो, कुछ अच्छे लेक्चर्स लेके आओ या दूसरे चैप्टर पे जाओ। तो हो सकता है कि शुरू शुरू में आपको नींद आए या शुरू शुरू में आपको बोरिंग लगे, पर वो बोरिंग चीजें ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो ऑनलाइन में पढ़ने का एक दुख ये भी होता है कि कभी कभी पढ़ते पढ़ते हमें नींद आ जाती है। ठीक है, कभी कभी पढ़ाते पढ़ाते हमें भी आने लग जाती है। क्या करें, आप लोग सामने नहीं होते, हमें इमेजिन करना होता है कि नहीं हमारे बच्चे सामने ही बैठे हैं और हम उन्हें ही पढ़ा रहे हैं। तो चलिए, बिल्कुल अपना कंसंट्रेशन बनाए रखिएगा, बिल्कुल एकदम दिल थाम के बैठना। बोरियत भी हो तो नहीं बोर होना है, हमें इंटरेस्ट लेके समझना है, क्योंकि इस चैप्टर के बाद हमें खूब सारी ऐसी जानकारी मिलेगी जो हमें लाइफ लॉन्ग काम आएगी। अभी आप लोग टीन एज में हो, स्कूल लाइफ में हो, इसके बाद आप लोग कॉलेज में जाओगे, कॉलेज में जाने के बाद एक एज आएगी जब आपकी शादी होगी। अभी से आपके अंदर बहुत सारे बदलाव आने चालू हो जाएंगे और आपको उन बदलावों के बारे में पता होना चाहिए। और इन्हीं सभी उद्देश्यों से हमारे बोर्ड एग्जाम में ये दोनों चैप्टर डाले गए हैं ताकि बच्चे को सही समय पे सही जानकारी मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इस चीज से कि हमें इस चैप्टर में समझना क्या क्या है। इस पूरे चैप्टर में क्या क्या हम पढ़ेंगे, क्या रहेगी हमारी रणनीति और किन किन टॉपिक्स पे हमें ज्यादा ध्यान देना है, मतलब कौन से ऐसे टॉपिक है जो एकदम सॉलिड हमें अच्छे से तैयार करने हैं ताकि एग्जाम में अगर इससे कुछ भी पूछे तो हमसे बने। शुरुआत में शुरू से बेटा, शुरुआत में हमें समझनी है जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं एवं समाधान। सबसे पहले हम समझेंगे जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं एवं कार्यनीतियां। ये आपके एनसीईआरटी के टॉपिक हैं और इन्हीं को हमें डिटेल में डिस्कस करना है। प्रायोरिटी में शुरुआत में हमें समझना है जनन स्वास्थ्य समस्याएं और कार्य नीतियां। इसके बाद हम समझेंगे जनसंख्या नियंत्रण और जनसंख्या विस्फोट।
ये दो टॉपिक जो शायद आप पहले भी पढ़ चुके होंगे प्रीवियस क्लासेस में। एक होता है बेटा जनसंख्या विस्फोट और दूसरा होता है जनसंख्या नियंत्रण, जिसे जन्म नियंत्रण भी कहा जाता है। इसे भी हमें डिटेल में समझना है कि व्हाट इज पॉपुलेशन बॉम्ब, जनसंख्या विस्फोट क्या है, जनसंख्या नियंत्रण क्या है, या जन्म नियंत्रण क्या है। फिर हम डिस्कस करेंगे जन्म नियंत्रण की विभिन्न तकनीकों को। जितनी भी तकनीकें हमारे पास अवेलेबल है उन सारी तकनीकों को हमें डिटेल में डिस्कस करना है, चाहे वे कुछ समय के लिए इस्तेमाल की जाने वाली हो, चाहे लंबे समय के लिए, चाहे परमानेंट बर्थ कंट्रोल के लिए जिसे आप ऑपरेशन या नसबंदी का नाम भी देते हैं। वो सारे ऑप्शंस जो मार्केट में चाहे पिल्स के रूप में अवेलेबल हो, चाहे प्रिकॉशंस के रूप में अवेलेबल हो, चाहे ऑपरेशन के रूप में अवेलेबल हो, आपको सबके बारे में जानकारी देना एनसीईआरटी का और हमारे बोर्ड का उद्देश्य है। तो हम भी वही करेंगे, जो है वही पढ़ाएंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक जो हमें डिटेल में आज की जो क्लास है बेटा, ऐसा मत सोचिएगा कि हम बहुत सारा कुछ जानने वाले हैं। हम किसी एक टॉपिक को ही डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले ये समझ जाइए कि आपको आगे पढ़ना क्या है, आपके सिलेबस में इस चैप्टर में क्या क्या है जो हमें समझना है, ताकि आगे आप थोड़े से प्रिपेयर रहो, थोड़ा सा आपका माइंडसेट क्लियर रहे कि हमें क्या समझना है। तो कॉपी पेन आपके हाथ में होना चाहिए, चैप्टर का नाम आप बहुत अच्छे से डाल देना और आप ये जरूर लिखना कि क्या हमें पढ़ना है। ठीक है, हमें क्या क्या पढ़ना है। तो पहला टॉपिक क्या है हमारा, जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। इसमें सबसे पहले चैप्टर का जो नाम है जनन स्वास्थ्य में, उसके बारे में ही आपको बताऊंगी कि इस वर्ड से क्या अभिप्राय है, ये वर्ड दिया किसके द्वारा गया था, इससे रिलेटेड कौन सी योजना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लेके आई है, उस योजना का अब नाम क्या है, उद्देश्य क्या है, वगैरह वगैरह हम आज डिस्कस करेंगे। इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होने वाला है वो रहेगा बेटा जनसंख्या विस्फोट या जनसंख्या नियंत्रण, जन्म नियंत्रण। फिर हम पढ़ेंगे जन्म नियंत्रण की विभिन्न तकनीकें या विभिन्न विधियां। ठीक है, आप तकनीकें कह लो, विधियां कह लो, मेथड कह लो, आप टेक्नोलॉजी कह लो, जो भी कह लो, आपको करना बर्थ कंट्रोल ही है। ठीक है, जब ये पढ़ के हो जाए, जब जन्म नियंत्रण पढ़ के हो जाएगा, तो हम समझेंगे कि बंध्य दंपत्ति जो होते हैं, ठीक है, बंध्य दंपत्ति यानी कि बांझ दंपत्ति, बांझ दंपत्ति मतलब वे दंपत्ति जिनके अपने खुद के बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, चाहे रीजन कोई भी हो। ठीक है, रीजन कोई भी हो, चाहे प्रॉब्लम महिलाओं में हो, पुरुषों में हो, अंडाशय में हो, गर्भाशय में हो, व्हाटएवर इट इज, कोई भी प्रॉब्लम हो, वो दंपत्ति अपनी खुद की संतान कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसकी संतान प्राप्त करने के उपायों को हम समझेंगे। ठीक है, कि जितने भी बंध दंपत्ति हैं वो अपनी खुद की संतान हम समझेंगे, जो आप आए दिन सामने बैनर देखते रहते हो हॉस्पिटल्स के या न्यूज़पेपर में एड आती है, आईवीएफ यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक, परख नली शिशु जिसे भी कहा जाता है, फिर सैरोगेसी क्या होती है, आईआर क्या होता है, इनसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या है, जितनी भी टेक्नोलॉजी है जिससे कोई दंपत्ति जो बंद है, चाहे वो माता हो या पिता, किसी में भी प्रॉब्लम हो, वो अपनी खुद की संतान कैसे प्राप्त कर सकते हैं, उसकी विभिन्न तकनीकें हैं जिन्हें हमें अलग अलग डिस्कस करना है, ताकि 2 नंबर, 1 नंबर, 3 नंबर, कितनी भी मार्किंग में क्वेश्चन पूछे हमें बने। जब ये टॉपिक खत्म होगा बेटा, तो हम जो भ्रूणीय शिशु होता है, उस भ्रूणीय शिशु की या गर्भस्थ शिशु की जांच की तकनीक का भी अध्ययन करेंगे। भ्रूणीय शिशु की जांच की तकनीक जो है, जिसका नाम है क्या, इसका नाम है बेटा एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस जो है वो हमें बहुत अच्छे से समझना है। एमनियोसेंटेसिस एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें गर्भस्थ शिशु की जांच की जाती है, ताकि उससे
संबंधित विभिन्न बीमारियों का पता लगाया जा सके। आगे जब मैं आपको वंशागति विविधता और आणविक आधार वाले चैप्टर समझाऊंगी ना, तो वंशागति विविधता के सिद्धांत में मैं आपको बहुत सारी आनुवांशिक बीमारियों का जिक्र भी करूंगी, और उन्हीं आनुवांशिक बीमारियों या आनुवांशिक विसंगतियों का पता लगाने के लिए एक तकनीक का डेवलपमेंट या विकास हुआ है, जिसका नाम है क्या, एमनियोसेंटेसिस। ठीक है, उल विविध तकनीक, इसका हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। फिर हम समझेंगे बेटा चिकित्सकीय गर्भ समापन। चिकित्सकीय गर्भ समापन जिसे कहा जाता है एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, और इसी में हम मिसकैरेज का भी अध्ययन करेंगे। फिर लास्टली हमें समझना है यौन संचरित रोग, एसटीडी, एसटीआई, जितने भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस हैं, चाहे वे एसटीडी हो, चाहे वे एसटीआई हो, इन्फेक्शन हो या डिसीजेस हो, इनका हमें अध्ययन करना है। और कुछ छूट गया क्या, नहीं। ये सारे वे टॉपिक हैं जिनको हमें इस चैप्टर में विस्तार से समझना है, और ये सब ही आता है जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत, यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंतर्गत। चूंकि आपकी जो एज है वो किशोरावस्था की एज है, प्यूबर्टी की एज है, आप टीन एज में आ गए हो। इस एज में आपके अंदर बहुत सारे बदलाव होते हैं, चाहे वे फीमेल हो या मेल हो। फीमेल है तो उनमें द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाते हैं। 9वीं 10वीं में जब कोई बच्ची आती है या 12-13 साल की उम्र में आती है, तभी से मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाते हैं। पुरुषों में भी शुक्राणु जनन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी 13-14 साल की उम्र से। जैसे शुक्राणु जनन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, उनके शरीर में बहुत सारे बदलाव होंगे, उनकी हाइट एकदम से बढ़ेगी, दाढ़ी मूंछ आनी चालू हो जाएगी, आवाज में भारीपन आ जाएगा, और बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आएंगे। चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, जब उनकी बॉडी में इतने सारे चेंजेस आते हैं तो उन्हें ये जानने की उत्सुकता होती है, क्यूरियोसिटी होती है कि हमारे अंदर क्या बदलाव हो रहा है या क्या चेंजेस आ रहे हैं, जिसके कारण इतने सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जब किसी बच्ची के फर्स्ट मेंसेस या फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल आते हैं और उसे इसके बारे में जानकारी नहीं होती, तो बहुत इनकंफर्टेबल हो जाती है, बहुत ज्यादा उसकी सिचुएशन बहुत खतरनाक हो जाती है। उसे नहीं पता होता कि क्यों एब्डोमेन पेन हो रहा है, क्यों ब्लीडिंग हो रही है। जब ये सारी जानकारी उसे नहीं रहेगी तो वो अपना खुद का ख्याल प्रॉपरली रख पाएगी क्या, वो मेंटली फिट फील करेगी क्या, नहीं। तो ये जरूरी है कि ये सारी जानकारी सही वक्त पर उसे दे दी जाए, और अगर ये सारी जानकारी सही वक्त पे सही समय पे आपको दे दी जाएगी तो आपको पता होगा कि किस प्रॉब्लम से कैसे डील करना है। और यही जानकारी देने के उद्देश्य से आपके चैप्टर में ये ऐड किया गया है, आपके सिलेबस में ये चैप्टर ऐड किया गया है, जिसका नाम क्या है बेटा, जनन स्वास्थ्य, यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ। कैसे आप अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का ख्याल रख सकते हैं, कैसे आप विभिन्न बीमारियों से बच सकते हैं जो कि जनन से रिलेटेड होती है या जननांगों से रिलेटेड होती है, इन सभी बीमारियों से बचा कैसे जा सकता है, मेंटली आप कैसे फिट रहोगे, हार्मोन्स के चेंजेस को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी आपके अंदर आ जाए, ये क्षमता आपके अंदर डेवलप हो जाए, आप शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहें, मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें, कार्यात्मक रूप से भी स्वस्थ रहे, क्रियात्मक रूप से भी स्वस्थ रहे, ऑल एंगल जितने भी पहलू हैं सभी रूप में स्वस्थ रहने की प्रक्रिया या स्वस्थ दिखने की प्रक्रिया का नाम ही क्या है, जनन स्वास्थ्य। अब आपकी एनसीईआरटी इसी चीज को एक लाइन में लिख के दे रही है। एनसीईआरटी में इसी चीज को लिख के दिया है बेटा कि शारीरिक, भावनात्मक, क्रियात्मक, व्यवहारगत तथा सामाजिक पहलुओं की कुशलता की स्थिति का नाम ही है जनन स्वास्थ्य। क्या बोला मैंने, नोट कीजिएगा मेरे साथ साथ। जनन जो है वो शारीरिक, भावनात्मक, क्रियात्मक, रचनात्मक एवं व्यवहारगत सामाजिक पहलुओं की कुशलता की स्थिति को ही जनन स्वास्थ्य की कैटेगरी में रखा गया है। ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन है, जिसको मैंने पहले आपको साधारण शब्दों में बताया।
समाज में सब लोग कुशल रहे, स्वस्थ रहे, सामाजिक रूप से अच्छा फील करे, दिमागी रूप से स्वस्थ रहे, शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे, मानसिक रूप से स्वस्थ रहे। और इन्हीं सब चीजों के एक साथ स्वस्थ रहने की जो सीधी कड़ी है उसी को हम क्या कहेंगे, जनन स्वास्थ्य यानी कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ठीक है, ये जो डेफिनेशन है ये नोट डाउन कर लीजिएगा, हमें जो जो पढ़ना है। ये जो डेफिनेशन है बेटा ये WHO द्वारा दी गई थी। चलिए, क्या है जनन स्वास्थ्य? तो जनन के शारीरिक भावनात्मक, क्रियात्मक, जनन के शारीरिक, भावनात्मक, क्रियात्मक, व्यवहारगत एवं सामाजिक पहलुओं की स्थिति को ही जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत रखा गया है। जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत रखा गया है। वे जितनी भी चीजें हैं जो जनन से रिलेटेड है, चाहे वे उसके शारीरिक बदलाव हो, मानसिक स्थिति हो, व्यवहारगत परिवर्तन हो या क्रियात्मक हम कार्य कैसे कर रहे हैं उस दौरान, ये सारे पहलुओं की स्थिति को ही जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत रखा गया है। पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में बेटा भारत पहला ऐसा देश है जिनने जनन से संबंधित स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत की। विश्व में फर्स्ट कौन है? फर्स्ट इंडिया यानी कि भारत, जिसने जनन से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों की शुरुआत की, यानी कि जनन को एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना दिया। और इससे संबंधित 1951 में जनन यानी कि रिप्रोडक्शन से संबंधित 1951 में एक प्रोग्राम आया था, परिवार नियोजन। जिसे फैमिली प्लानिंग का नाम दिया गया। हम दो हमारे दो इसी के अंतर्गत कार्यक्रम लाया गया। फैमिली प्लानिंग जो है, परिवार नियोजन जो है, इसी के अंतर्गत 2 बच्चे सबसे अच्छे वाले कॉन्सेप्ट को लाया गया ताकि जन्म नियंत्रण किया जा सके, अधिक बच्चों के जन्म को रोका जा सके। कम बच्चों का जन्म होगा तो माँ भी स्वस्थ रहेगी, बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे और उनकी परवरिश भी अच्छी होगी, उनका ख्याल अच्छे से रखा जाएगा। उनकी जो प्रेगनेंसी के बाद शुरू की जर्नी है, प्रेगनेंसी के पहले की जर्नी है, बाद की जर्नी है, उसके लिए उनको अच्छे हॉस्पिटल्स प्रोवाइड किए गए। उसके बाद बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई गई जिससे कि फीमेल्स को यानी कि माताओं को सपोर्ट मिले। जन्म के समय यानी कि प्रसव के समय एम्बुलेंस पहुंचाना, उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल तक लेके जाना, फिर वहां पे प्रॉपर अच्छे से अच्छे माहौल में डिलीवरी, उसके बाद तक के पूरे खर्चे, फिर आंगनबाड़ी के थ्रू उनके टाइम टाइम पर टीकाकरण की पद्धति, मतलब उनको टाइम पे टीके दिए जा रहे हैं, खान पान का ध्यान रखा जा रहा है, उनको कुछ कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहे और आगे जाकर उसको कोई दिक्कत ना हो, बच्चा कुपोषण वगैरह का शिकार ना हो। और अगर 2 बच्चे हो गए और उसके बाद फैमिली प्लानिंग करनी हो, मतलब अब आगे बच्चे नहीं चाहिए, तो फ्री नसबंदी यानी कि ऑपरेशन द्वारा फैमिली प्लानिंग को और भी अधिक सुचारू किया गया ताकि आगे और बच्चे ना हो। तो ये सारे जो मुद्दे हैं ये जनन स्वास्थ्य के इम्पोर्टेंट पहलू के अंतर्गत आते हैं। दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो कि आप चाहे शारीरिक बदलावों का अध्ययन करें जो कि जनन के समय हो रहे हैं, भावनात्मक, क्रियात्मक, व्यवहारगत, सामाजिक पहलुओं, इन सब को, इस सब की स्थिति जो है वो जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत ही आती है। वर्ल्ड में भारत पहला ऐसा देश है जिसने परिवार नियोजन कार्यक्रम लाया था जनन से संबंधित। ये आया था 1951 में बेटा। अब इसी कार्यक्रम को परिवार कल्याण के नाम से जाना जाता है। परिवार
कल्याण के नाम से जाना जाता है। परिवार नियोजन ही परिवार कल्याण कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत आगे फिर एक और प्रोजेक्ट आया बच्चों के लिए, जो कि है बेटा RCH। RCH मतलब रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, ठीक है। या तो इसे रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम कह सकते हैं, या इसका दूसरा नाम है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। सेम वही जो मैंने लिखा है, थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ मैं। रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, और ये जो प्रोग्राम है ये भी इसी के अंतर्गत आया था। ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये टॉपिक जो है वो जनन स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं और उसके समाधान के कॉन्सेप्ट की बेसिक्स हैं कि क्या कार्यनीतियां होनी चाहिए जिससे कि जनन में कोई असुविधा ना हो, माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो स्वस्थ रहे, कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो। तो फैमिली प्लानिंग के लिए या जनन से संबंधित पहला ऐसा कॉन्सेप्ट है जो भारत में आया, वो था परिवार नियोजन। इसे अब परिवार कल्याण के नाम से जाना जाता है। और इसके अंतर्गत माँ और बच्चे दोनों की हेल्थ के लिए जो प्रोग्राम आया था वो था बेटा रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। इसके अंतर्गत जो बच्चा माँ के गर्भ में पल रहा है या जिसका जन्म हो गया, दोनों का ख्याल रखा जा रहा था, दोनों की टेक केयर की जा रही थी ताकि बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो, ताकि बच्चा स्वस्थ रहे। इन कार्यक्रमों के अंतर्गत जनन संबंधी विभिन्न पहलुओं के बारे में लोगों में जागरूकता पैदा की गई। ये जितने भी कार्यक्रम आए हैं, चाहे आप परिवार नियोजन कह लो, परिवार कल्याण कह लो, RCH प्रोग्राम कह लो, इन सभी के अंतर्गत जो लोग हैं, जो समाज में बहुत सारे व्यक्ति हैं, उनमें थोड़ी सी जागरूकता पैदा की गई ताकि वे जनन से जुड़ी समस्याओं का समाधान कर सकें। बच्चों के जन्म में जो समस्याएं आती है, कभी कभी घर में जब क्या बोलते से बच्चे का जन्म होता था तो कॉम्प्लिकेशंस हो जाती थी, बच्चा फंस जाता था, सही से जन्म ना होने के कारण माँ और बच्चा दोनों की डेथ हो जाती थी, सही समय पर सही उपचार ना मिलने के कारण कई बार बच्चे कुपोषित जन्म लेते थे, या महिलाओं में बहुत सारे इन्फेक्शंस हो जाते थे। तो इन सारी समस्याओं से छुटकारा दिलाने के लिए या इनका समाधान करने के लिए ही बहुत सारे जनन से संबंधित प्रोजेक्ट आए थे। और आपको इनकी इम्पोर्टेंस भी लिखनी है। आपको जनन स्वास्थ्य के महत्व के बारे में भी बहुत सारे पॉइंट्स लिखना है बेटा, कि क्यों ये प्रोग्राम्स जरूरी थे, क्यों जनन से रिलेटेड जागरूकता इतनी ज्यादा समाज में फैला दी गई। फॉर एग्जाम्पल, जो किशोर हैं, जो युवा है, जब वो युवावस्था में प्रवेश कर रहे हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि STD या STI मतलब यौन संचरित रोग होते हैं। अगर वो बिना किसी ऐसे मतलब बिना किसी उसके बारे में जाने, या आप कह सकते हो गर्भ निरोध की तकनीकों के बारे में जाने बिना अगर वो सेक्सुअली वो करते हैं, इंटरकोर्स वगैरह करते हैं, तो उन्हें क्या क्या हो सकता है, कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, इन सभी चीजों के बारे में उन्हें जानकारी दी जाए। साथ ही साथ इन प्रोग्राम्स का उद्देश्य था मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, बहुत सारी गर्भ निरोध की तकनीकों को समाज में फैलाना या इन तरीकों के बारे में बताना, नसबंदी के बारे में जागरूकता पैदा करना। किशोर जो हैं, युवा जो हैं, हमारे देश की कर्णधार हैं। अब जनन स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं अगर किशोर में आएगी तो बाकी पीढ़ी का क्या होगा, ठीक है। तो इन सब चीजों की इम्पोर्टेंस युवाओं को बताना, साथ ही साथ जो हॉस्पिटल्स हैं उनका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अब हॉस्पिटल्स की सुविधा दी ही इसीलिए गई, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को ज्यादा इसलिए फोकस में रखा गया ताकि जो डिलीवरी वाले केसेस होते हैं या जो बच्चे के जन्म से जुड़ी जितनी भी समस्याएं गांवों में उत्पन्न होती हैं, उनसे उन महिलाओं को छुटकारा दिया जा सके या उनका टाइम पर सही समय पर सही उपचार किया जा सके। और जो जितने भी इन्फेक्शंस फैलते हैं फिर जनन से संबंधित, उनसे भी
महिलाओं को या उनसे व्यक्तियों को रोका जा सके। तो आपको इसके इम्पोर्टेंस भी लिखने हैं बेटा। ये जो टॉपिक है ये बहुत ब्रॉड है, बहुत बड़ा है। शुरुआत में जो 2 पेजेस हैं हमारे एनसीईआरटी के, उसका निचोड़ यही है जो मैंने आपको आज दिया। अब अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा जनसंख्या नियंत्रण या जनसंख्या विस्फोट। ठीक है, जनसंख्या विस्फोट हम पहले पढ़ेंगे, फिर उससे रिलेटेड बहुत सारे इम्पैक्ट्स का अध्ययन करेंगे और फिर उसके बाद हम आएंगे जन्म नियंत्रण की विभिन्न तकनीकों पे। तो आज की ये क्लास हमारी इंट्रोडक्टिव क्लास थी। मैंने कुछ ही की पॉइंट्स आपको समझाए हैं जो आपको लिखना भी है और याद भी करना है, और थोड़े बहुत आप नोट्स बना के लिख लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ कुछ फैक्ट याद रखने हैं जो मैंने आपको दिए हैं। आप इनके फुल फॉर्म, सन किस सन में आया था, कब आया था, जनन स्वास्थ्य की डेफिनेशन क्या है, वगैरह वगैरह आपको सब अच्छे से याद करना है। तो आई होप बोर नहीं हुए हो, और हुए भी हो तो झेल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब आदत डाल दो मैडम को झेलने की, क्योंकि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं थोड़ी बोरियत होती है लेकिन धीरे धीरे करके मजा आने लग जाता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, ट्विस्ट आएगा। ठीक है, कुछ कुछ ऐसे पर्दे खुलेंगे कि आपको वास्तव में बहुत मजा आएगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, सरल एकेडमी के साथ। अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए। अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, और अभी भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए हो तो कब करोगे, क्योंकि अब तो स्कूल भी ओपन हो गए और अब जो टाइम है वो ऐसे जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। बारिश, ठंडी, फिर गर्मी, पेपर कब आ जाते हैं हमें पता नहीं चलता। ठीक है, ठंड के दिनों में वैसे ही पढ़ाई नहीं होती, ऐसे कुकुड़ के बैठे रहते हैं सब रजाई के अंदर। तो अभी से स्टार्ट कर दो अपनी पढ़ाई ताकि ज्यादा लॉस ना हो, क्योंकि 12th है आपकी बोर्ड क्लास। इस साल जो कर लिया सो कर लिया, ये आपके जीवन का आधार हो जाएगा, नींव है। ठीक है, लोग पूछते हैं 12th में कितना किया, क्या बनाया, क्या परसेंटेज बनाया, और अगर हमने बता दिए 65, 70 या 55 बना है या एवरेज है तो बताने में भी शर्म आती है। तो बेटर इज दैट अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दो। जिन बच्चों की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है उन्हें अपनी हैंडराइटिंग पे भी काम करना है। लिखने की कला होनी चाहिए ताकि आपका आंसर अट्रैक्टिव लगे। ठीक है, उससे रिलेटेड भी आपको कोई गाइडलाइंस चाहिए तो बता दीजिएगा, हम आपके लिए वो क्लास भी लेके आ जाएंगे ताकि हमारे बच्चों का उधर भी कोई नुकसान ना हो। बस आप अट्रैक्टिव ढंग से प्रॉपर वे में लिख के आंसर करें, यही हमारा उद्देश्य होगा। तो अगर आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज 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 लाइक कर देना वीडियो को, अपने दोस्तों को शेयर भी कर देना, और अगर प्रीवियस चैप्टर्स अटेंड नहीं किए हो तो वो भी जाके देख लेना, उधर का भी पढ़ना जरूरी है। ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि लेक्चर कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।